तो आज हम जिस चीज़ का तज़किरा करेंगे वो है शेर की किस्में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेर किसे कहते हैं। बेसिकली मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिकली अगर आपने दो जुमले इस तरीके से लिखे जिन दोनों का वज़न एक जैसा हो, उसमें रदीफ़ काफ़िए का आना ज़रूरी नहीं। अगर दो जुमले इस तरीके से है कि दोनों एक वज़न में है तो उसे आप एक शेर कह सकते हैं। एक शेर में कम से कम दो लाइन यानी कि दो जुमले होने चाहिए। तो किसी भी तरह के अगर आपने दो जुमले लिखे तो वो एक शेर कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नज़्म के बारे में। नज़्म यानी आपने अगर बहुत सारे शेर लिखे, वो सारे के सारे शेर किसी एक टॉपिक के ऊपर है तो इसे हम नज़्म कहेंगे। जैसे कि आपने टॉपिक लिया ज़माना, अपने ज़माने के बारे में सारी चीज़ें जितनी भी थी वो सब आपने उसमें लिखी। पूरे जितने भी शेर थे उन सब का मकसद यही था कि किसी एक चीज़ को लेकर उसकी तफसील बयान की जाए शेर के अंदाज़ में, तो उसे हम नज़्म कहेंगे। नज़्म यानी कि कोई भी चीज़ किसी भी एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं गज़ल की तरफ। गज़ल में क्या है कि आपने बहुत सारे शेर लिखे, उसमें आपका हर शेर का मकसद अलग होगा। यानी कि हर शेर किसी अलग चीज़ के बारे में, जैसे कि आप किसी भी एक चीज़ के बारे में भी अगर बता रहे हो तो किसी में आप उसकी खूबी बताओगे, किसी में उसकी खामी बताओगे, किसी में आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हो दरियाओं की, किसी में पहाड़ों की, किसी में अपने बारे में बता रहे हो, किसी में खुशहाली, किसी में गम। यानी कि पहले शेर का दूसरे शेर से कोई लेना देना ना हो, तो उसे हम गज़ल कहते हैं। अब देखिए हम्द। हम्द जो है वह नज़्म की एक किस्म है। हम्द में आपको क्या करना होता है कि आपने जितने भी शेर लिखे तो वो एक ही टॉपिक पे होंगे, तो ये नज़्म होगी। अब वो जो टॉपिक है आपका, अगर उसमें आप खुदा की बड़ाई बयान करते हो तो उस नज़्म को हम हम्द कहेंगे। तो हर एक हम्द एक नज़्म होती है। यानी कि आपने बहुत सारे शेर लिखे और हर शेर का मकसद सिर्फ़ यही है कि आप खुदा की तारीफ़ करें, खुदा को याद करें या खुदा की बड़ाई बयान करें, तो उसे हम हम्द कहेंगे। इसी तरीके से देखिए नात। नात भी एक नज़्म है जिसमें हमें सिर्फ़ एक टॉपिक के ऊपर लिखना होता है, और इसमें जो टॉपिक होता है वो होता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना, उनसे जो हमारी मोहब्बत है उसको बयान करना, और उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने को हम नात कहते हैं। यानी कि नात भी एक नज़्म है जिसमें हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखते हैं। और नात लिखने से पहले एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि अगर आप नए नए शायर हो, आप कलाम सीख रहे हो अभी, और अगर आपको लिखना है थोड़ा अपने मज़हब की तरफ बढ़कर, तो आप हम्द को लिखो। अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम्द में क्या होता है कि अगर आप खुदा की बड़ाई बयान कर रहे हो तो आप बड़ाई में कितनी भी बड़ाई बयान कर दो, कोई लिमिट नहीं है उसमें। और उसमें अगर आप गलती करते हो तो वो आपको ध्यान देना होगा। बाकी हम्द में बड़ाई बताने के लिए लिमिट्स कोई नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन नात में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप गलत नहीं लिख सकते। यानी कि वहाँ पर आपको एक लिमिट्स दी हुई है होती है कि दुनिया की तमाम चीज़ों से अफजल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और ख़ुदा के बाद उनका नंबर आता है। तो खुदा और दुनिया की तमाम चीज़ें, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में रहकर आपको उनकी तारीफ़ लिखना पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास रदीफ़ काफ़िए नहीं होते या समझ में नहीं आता, कलाम या वज़न बिठाने के लिए हम कुछ ऐसे अल्फाजों को ले आते हैं जिनसे उनकी तौहीन होने लगती है। तो हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे कलाम में वो ताकत नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ बयान नहीं कर सकते, तो हमें वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दूसरे कलाम को लिखिए, मगर हम्द और नात को लिखते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमसे ज़रा भी तौहीन ना हो। अब देखिए रुबाई। रुबाई के अंदर 4 मिसरे होते हैं, या ये कह लीजिए कि उसके अंदर 2 शेर होते हैं। रुबाई की ख़ास बात यह है कि इसमें जो 4 मिसरे होते हैं उन चारों मिसरों में आपको किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करना होता है। और उसमें कैसा होता है कि शायर उसके जो 3 शुरू के जो 3 मिसरे होते हैं उसमें उस एक चीज़ की तरफ इशारा करता है, और जो आखिरी का मिसरा होता है वहाँ पर आकर वो उस चीज़ का खुलासा कर देता है। और आखिरी का मिसरा ऐसा होता है कि जो शुरू के 3 मिसरे होते हैं उसमें वो लोगों को घुमाता है, मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता है मगर लोग समझ नहीं पाते। मगर जो चौथा मिसरा होता है उसे पढ़ने के बाद जो ऊपर के 3 शेर थे उनका खुलासा भी चौथे मिसरे में हो जाता है। ये उसकी ख़ास बात है, ये चारों चीज़ें एक ही तरफ की इशारा करते हैं, और जो चौथा मिसरा होगा उसमें उस चीज़ का खुलासा होता है। अब देखिए कव्वाली। कव्वाली आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे कि कव्वाली होता क्या है।
ये एशिया के शुमाली हिस्से में इसका ईजाद हुआ था और 20वीं सदी के बाद इसके अंदर बहुत ही बड़ा उरूज आया और इस उरूज को लाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का था। एक कव्वाली आम तौर से 15 से 30 मिनट का होता है, मगर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने कई कव्वालियाँ ऐसी लिखी जो 1 घंटे से भी ऊपर की थी। और वहीं पर अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ने दुनिया की सबसे बड़ी कव्वाली 115 मिनट यानी तकरीबन 2 घंटे की बनाकर अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। कव्वाली और बाकी शेरों में फ़र्क ये है कि बाकी शेर आप गाकर भी सुना सकते हैं और पढ़कर भी सुना सकते हैं, मगर कव्वाली हमेशा गाकर ही सुनाई जाती है। और आजकल के दौर में कव्वाली का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो मज़हबी जगहों पर ही किया जाता है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। ये सूफ़ियों में ये ज़्यादा पॉपुलर है कव्वाली। अब बात करते हैं कसीदे की। कसीदे में आप जो बहुत सारे शेर लिखते हैं तो उसमें 2-2 लाइन के जो शेर होते हैं उसमें हर दूसरी लाइन के आखिर में जो रदीफ़ और काफ़िए का पैटर्न हम फॉलो करेंगे वो सेम होगा, बिल्कुल गज़ल की तरह। जैसे कि नज़म में क्या होता है कि आप बहुत सी नज़मों में रदीफ़ काफ़िए का पैटर्न चेंज कर सकते हैं हर बंद के बाद में। वो चीज़ें बंद क्या होता है, शेर क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इतना याद रखें कि इसमें 2-2 लाइन के बहुत सारे शेर होंगे कसीदे में। हर दूसरी लाइन के आखिर में जो रदीफ़ काफ़िए का पैटर्न होगा वो चेंज नहीं होगा। और कसीदा लिखा जाता है किसी की बड़ाई बयान करने के लिए, किसी इंसान की तारीफ़ बयान करने के लिए या किसी की मज़म्मत करने के लिए कसीदा लिखा जाता है। अब बात करते हैं मसनवी के बारे में। मसनवी में होता क्या है कि आप जितने भी शेर लिखते हैं तो 2-2 लाइन के एक पैटर्न होते हैं और उसमें जो 2 लाइन का इस्तेमाल होता है तो हर 2 लाइन में रदीफ़ काफ़िए का इस्तेमाल किया जाता है, या तो सिर्फ़ काफ़िए का या रदीफ़ काफ़िए का। जैसे कि आपने 2 लाइन का एक शेर होता है, आपने पहला शेर लिखे उसमें रदीफ़ और काफ़िया सेम होगा, फिर आपने जो दूसरा शेर लिखे उसके रदीफ़ काफ़िए पहले शेर से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरा शेर होगा उसकी दोनों लाइन में रदीफ़ और काफ़िया सेम होना चाहिए। उसके एग्जांपल के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए शायद आपको समझ में आए किस तरीके से। इसमें 2 शेर हैं, पहले शेर में देखिए दोनों रदीफ़ काफ़िया सेम है, दूसरे शेर में जो रदीफ़ काफ़िया है आपस में सेम है मगर दोनों शेर के रदीफ़ काफ़िए एक दूसरे से अलग हैं। तो मसनवी का मकसद सिर्फ़ यही है कि आप हर हर शेर में यानी कि हर एक शेर की दोनों लाइन में रदीफ़ और काफ़िए हो। शुरू में ये मज़हबी चीज़ों को लिखने के लिए इस्तेमाल में आता था, उसके बाद ये इश्किया तौर पर इस्तेमाल होने लगा और आजकल के ज़माने में जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें मसनवी लिखी जाती है। आप ज़्यादातर देखेंगे तो बच्चों के लिए जो नज़में लिखी जाती है, बच्चों के लिए जो लोरी लिखी जाती है, उन चीज़ों में मसनवी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं कता की। कता और रुबाई, इन दोनों में कुछ खास ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो रुबाई होता है वो भी 4 मिसरों का होता है, एक कता भी 4 मिसरों का होता है। बस देखना ये होता है हमें कि जो रुबाई होती है उसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, इन तीनों में रदीफ़ काफ़िया सेम होगा और कता में उसका दूसरा और चौथा मिसरा, इन दोनों में हमें जो रदीफ़ काफ़िया है वो सेम रखना होता है, जबकि तीसरा मिसरा दोनों में फ्री होता है, यानी हमारे ऊपर है। और कता में पहला मिसरा हम फ्री रख सकते हैं, लेकिन दूसरा और चौथा हमें रदीफ़ काफ़िया में इस्तेमाल करना होता है कता में, और रुबाई में हमें पहला, दूसरा और चौथा रदीफ़ काफ़िया के साथ इस्तेमाल करना होता है। और रुबाई में क्या होता है कि हमारे जो शुरू के तीनों मिसरे थे वो किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और इस चीज़ का खुलासा आखिर के शेर में आकर होता है, जबकि कता में ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 मिसरे हैं, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं उसमें। यहाँ तक कि कभी कभी अगर आप गज़ल के 2 शेर भी लिखते हैं तो बेतकल्लुफ़ी से वो भी कता हो सकते हैं। अब बात करते हैं सलाम की। सलाम हम लिखते हैं किसी की बड़ाई के बयान करने के लिए, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कसीदा। कसीदा जो होता है वो किसी बादशाह के लिए या किसी पुराने लोगों की तारीफ़ में लिखा जाता है, मगर जो सलाम है वो ज़्यादातर मजहबी चीज़ों के लिए लिखा जाता है। जैसे कि ज़्यादातर जो सलाम होते हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखे जाते हैं, जिससे हम उन्हें याद कर सकें। और इसी तरीके से अगर कोई वली अल्लाह है रहमतुल्लाहि अलैह तो हम उनके लिए भी सलाम लिख सकते हैं। तो सलाम का जो मकसद है वो भी यही है कि हम किसी की बड़ाई को बयान कर सकें, लेकिन मजहबी तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मरसिए के बारे में। मरसिया जो लिखा जाता है वो होता है किसी तारीख़ी वाक़या जो कि बहुत ही गमज़दा हो, उसके बारे में लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में जो बादशाह होते हैं वो अपने पुरानी जो जंगें हैं उनके बारे में लिखा करते थे मरसिया के नाम पर, मगर जो सबसे ज़्यादा मशहूर मरसिया है वो हज़रत इमाम हसन हुसैन की याद में
उनकी शहादत के बारे में लिखा जाता है और ज़्यादातर लोग उन्हीं के मरसिए को लिखे जाते हैं। तो मरसिए का मेन मतलब यही है कि उसमें हम तारीख़ में जितनी भी चीज़ें हुई है जो कि गम की बात है, तो उन चीज़ों को हम मरसिए में लिखते हैं। इसका पैटर्न भी नज़्म की तरह ही होता है, दो दो शेर के बहुत सारे शेर होते हैं। आप पर आज़ादी है कि आप कैसा भी लिखें, बस वज़न में होना चाहिए, शेर होना चाहिए, और इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, आप कितने भी शेर इसमें लिख सकते हैं। बस आपका टॉपिक एक होता है कि आप किस वाक़ये के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अगर अभी कुछ बचा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूछा था फेसबुक के ग्रुप के बारे में, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक लिंक। उस लिंक पर जाइए और वहाँ जाकर आप अपना नाम, आपका शहर, आपकी एज लिखिए और फेसबुक के ग्रुप के बारे में आपका क्या राय है, यस और नो पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको वेबसाइट भी चाहिए आसानी के लिए तो आप उस पर भी यस और नो पर क्लिक कर दीजिए। और ये लिंक मैंने इसलिए दी है ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, वो कहाँ कहाँ से है। तो बस एक फ़ीडबैक के लिए है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जो लिंक मिलेगी वो फ़ीडबैक यूट्यूब के नाम से ही मिलेगी। तो आप प्लीज़ उस लिंक पर जाइए और अगली वीडियो में आपको ये फेसबुक के ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।